Hello everyone, this is 8th September session of the Hindu newspaper analysis in which we will discuss all issues and events which have national and international importance. So let's discuss all the issues in detail. What is lunar eclipse? What happens in it? Total lunar eclipse is Chandragrahana. The blood moon incident was happened on Sunday. Recently, total lunar eclipse or blood moon incident संडे को हुआ है. The moon turns red as Earth blocks sunlight, scattering blue light and leaving a crimson glow. लूनार इक्लिप्स इसलिए होता है बिकॉज सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाती है एंड सन की लाइट को पूरी तरह ये अर्थ ब्लॉक कर देती है जिससे मून के ऊपर अर्थ का शेडो पड़ता है एंड ब्लू लाइट के स्कैटरिंग की वजह से मून का कलर रेड हो जाता है. व्हाट इज लूनार इक्लिप्स? अर्थ शेडो ऑन द मून. A lunar eclipse is an astronomical event where the moon is darkened when Earth's shadow lie on the moon. लूनार इक्लिप्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जहां पर अर्थ की शैडो मून के ऊपर पड़ती है एंड मून पूरी तरह डार्क हो जाता है. दिस इवेंट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द फुल मून फेज व्हेन द मून्स ऑर्बिटल प्लेन इज नियरेस्ट टू दैट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. लूनार इक्लिप्स यूजुअली फुल मून फेज के ड्यूरिंग होता है. मैकेनिज्म ऑफ ऑक्यूरेंस अकर्स व्हेन अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड मून. लूनार इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन एंड मून के बिटवीन से पास होती है. During this period, Earth casts a shadow on the moon's surface, reducing its visibility. इस पीरियड के ड्यूरिंग अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है और मून की विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. अबाउट 3 लूनार इक्लिप्स अकरिंग एवरी ईयर. एवरी ईयर अबाउट 3 लूनार इक्लिप्सेस होते हैं. अ टोटल लूनार इक्लिप्स अकर वंस एवरी 2.5 ईयर्स ऑन एवरेज. टोटल लूनार इक्लिप्स की अगर बात की जाए तो टोटल लूनार इक्लिप्स इंसिडेंट जो होता है ये 2.5 ईयर्स में एक बार होता है. सेफ्टी lunar eclipses are completely safe to be observed with the naked eye unlike solar eclipses. लूनार इक्लिप्सिस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कंप्लीटली सेफ होते हैं, जबकि सोलर इक्लिप्सिस हमारे लिए सेफ नहीं होते. नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते. शैडो द उम्ब्रा द न्यूम्ब्रा. उम्ब्रा इज द डार्क सेंटर ऑफ द अर्थ शैडो. अर्थ शैडो का जो डार्क सेंटर होता है उसको हम उब्रा के नाम से जाने जाते हैं. पिक्चर में हम देख सकते हैं सन अर्थ एंड मून वन लाइन में गिवन है और अर्थ का शैडो मून पर पड़ रहा है. जो शैडो का मिडिल वाला पार्ट है इसको हम उम्ब्रा के नाम से जानते हैं. बट शैडो के सराउंड में जो डार्क पोर्शन नहीं है उसको हम न्यूम्ब्रा के नाम से जानते हैं. द न्यूम्ब्रा. न्यूम्ब्रा इज द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ शैडो. न्यूम्ब्रा अर्थ शैडो का आउटर पार्ट होता है जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूनार इक्लिप्स? लूनार इक्लिप्स के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं? नंबर टोटल लूनार इक्लिप्स जो इंसिडेंट अभी हुआ है. ड्यूरिंग दिस इवेंट द मून मूव्स इनटू द इनर पार्ट ऑफ अर्थ शैडो और द उम्ब्रा. सम सनलाइट पास थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रीचेस द मून सरफेस लाइटिंग इट डिमली. टोटल लूनार इक्लिप्स के इवेंट के ड्यूरिंग अर्थ शैडो के इनर पार्ट में मून मूव करता है. इट मीन्स अर्थ शैडो का जो इनर पार्ट है हम देख सकते हैं जो डार्क वाला पोर्शन है. इस डार्क वाले पोर्शन में जब मून आ जाता है देन ये टोटल लूनर इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखता है. पार्शियल लूनर इक्लिप्स. Partial lunar eclipse occur when the sun, earth and moon are not exactly aligned, so only part of the moon passes into Earth's umbral shadow and thus only part of it appear red. पार्शियल लूनर इक्लिप्स तब होता है जब सन अर्थ एंड मून एग्जैक्टली अलाइंड नहीं होते हैं एंड मून का कुछ पार्ट अर्थ के उम्ब्रल शैडो से पास होता है. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो न्यूम्ब्रा या उम्ब्रा वाला जो पार्ट है तो यहाँ पर जो उम्ब्रा का जो बॉर्डर लाइन है जिस टाइम पर मून इस बॉर्डर लाइन पर होता है इसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं. Number 3 numeral eclipse. During this event, moon passes through Earth's numeral or the light outer part of its shadow. The moon's dimming is so light that it can be difficult to notice. Numeral eclipse के during moon अर्थ के एग्जैक्ट जो शैडो है उस रीजन में नहीं होता है बल्कि अर्थ के शैडो के आउटर पार्ट में जो न्यूम्ब्रा रीजन होता है इस न्यूम्ब्रा रीजन के अंदर जब मून होता है देन दिस इक्लिप्स इज नोन एज न्यूमरल इक्लिप्स. हम देख सकते हैं कि टोटल लूनर इक्लिप्स का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे. टोटल लूनर इक्लिप्स इंसिडेंट के ड्यूरिंग अर्थ की जो फुल शैडो होती है उस शैडो का सेंटर में मून होता है.
पार्शियल लूनर इक्लिप्स के ड्यूरिंग जो अर्थ की शैडो होती है उस शैडो के बाउंड्री पर मून होता है। न्यूमरल लूनर इक्लिप्स के ड्यूरिंग मून जो होता है वो अर्थ के एग्जैक्ट शैडो के अंडर नहीं होता है, बल्कि शैडो का जो आउटर पार्ट है उसमें ये लाई करता है। हम देख सकते हैं कि मून का कलर भी अलग अलग तरीके से हमें दिख सकता है। रेड कलर या ब्लड मून सिचुएशन जो होती है वो टोटल लूनर इक्लिप्स के अंडर ही होती है। व्हाई डज द मून टर्न रेड ड्यूरिंग अ टोटल लूनर इक्लिप्स? टोटल लूनर इक्लिप्स के ड्यूरिंग मून का कलर रेड क्यों हो जाता है? When the moon moves into the inner part of Earth's shadow or the umbra, some sunlight passes through Earth's atmosphere and reaches the moon's surface lightly and dimly. मून जब अर्थ के शैडो के इनर पार्ट से मूव करता है और उम्रा से मूव करता है, कुछ सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास हो जाती है एंड मून के सरफेस तक पहुंचती है। यही वजह है कि ये डिमली लाइटिंग होता है। द मून अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग दिस इवेंट ड्यू टू रेलिक स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। रेलिक स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की वजह से मून रेडिश कलर का यहाँ पर अपीयर होता है। द हायर द डस्ट और क्लाउड्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द इवेंट द रेडर द मून अपीयर्स। इन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा डस्ट एंड क्लाउड्स हायर होगा, मून का जो कलर है वो भी उतना ही हाई होगा। इफेक्ट ऑफ लूनर इक्लिप्सेस। लूनर इक्लिप्सेस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? नंबर वन, टाइडल इफेक्ट। टाइडल इफेक्ट ऑन अर्थ एट द हाईएस्ट ड्यूरिंग द फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स बिकॉज सन एंड मून आर इन द लाइन विद अर्थ। टाइडल इफेक्ट अर्थ पर हाईएस्ट होते हैं। इट मीन्स फुल मून एंड लूनर इक्लिप्सेस के ड्यूरिंग अर्थ पर टाइडल इफेक्ट हाईएस्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सन मून ये अर्थ के लाइन में होते हैं। वाइल्ड लाइफ बिहेवियर। स्टडीज शो दैट वाइल्ड लाइफ बिहेव डिफरेंटली ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स। आउल मोंकी शो अ प्रोनाउंस्ड चेंज इन इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स। कुछ स्टडीज शो करती हैं कि वाइल्ड लाइफ डिफरेंटली तरीके से बिहेव करते हैं। आउल मंकी स्टडी के ड्यूरिंग शो किया गया है कि लूनर इक्लिप्स के ड्यूरिंग आउल मंकी का जो एक्टिविटी है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। कल्चरल बिलीफ। एंशिएंट ह्यूमन कल्चर्स बिलीव दैट लूनर इक्लिप्स आर बैड ओमेन। ह्यूमन एंड एनिमल sacrifice during this event. Myths and superstitions in India associated with lunar eclipse. lunar eclipse से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या सुपरस्टिशंस हैं? नंबर वन, रिलीजियस रीजन। lunar eclipses are believed as event when the gods are in trouble as the sun or moon is eaten up by Rahu. Hence religious ceremonies are quite common. ऐसा बिलीव किया जाता है कि सन और मून को राहु के द्वारा ईडन कर लिया जाता है और इस वजह से गॉड ट्रबल होते हैं और यही वजह है कि कुछ रिलीजियस सेरेमनीज इस डे की जाती हैं। बाथिंग। सम बिलीव दैट पीपल शुड टेक अ बाथ आफ्टर अ लूनर इक्लिप्स, दैट टू विद योर क्लोथ्स ऑन एंड यूजिंग कोल्ड वाटर। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि पीपल को लूनर इक्लिप्स के आफ्टर बाथिंग करना चाहिए और ये जो बाथिंग होना चाहिए ये विद क्लोथ्स होना चाहिए और कोल्ड वाटर का यूज करके ये बाथिंग होना चाहिए। फूड कंजप्शन। There is a belief that food is exposed to excess ultraviolet and cosmic rays during lunar eclipse. Hence, food must not be consumed during this event. कुछ पीपल का बिलीव है कि इस इंसिडेंट के ड्यूरिंग फूड अल्ट्रावायलेट रेज के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, कॉस्मिक रेज उसके ऊपर पड़ जाती हैं। इस टाइम के ड्यूरिंग कोई भी हमें फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। Sexual activities. Ancient Hindu texts considered the lunar eclipse to be an extremely inauspicious one. People should avoid indulging in sexual activities during a lunar eclipse. lunar eclipse के ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज में हमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में कंसीडर किया गया है क्योंकि एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में लूनर इक्लिप्स को एक्सट्रीमली इनऑस्पिशियस माना गया है। स्लीपिंग। वन शुड अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स के ड्यूरिंग स्लीपिंग को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन। Women are considered more vulnerable and must avoid activities like cutting vegetables and stitching clothes. लूनर इक्लिप्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट वुमेन्स के ऊपर पड़ता है और वुमेन्स को कुछ एक्टिविटीज ना करने के लिए बोला जाता है, सच एज कटिंग वेजिटेबल्स एंड स्टिचिंग क्लोथ्स। menstrual cycle. It is believed that the moon cycle and women's menstrual cycle are related to each other, so the eclipse can help regulate the menstrual cycle. ऐसा बिलीव किया जाता है कि मून साइकिल एंड menstrual cycle, वुमेन्स menstrual cycle रिलेटेड है और इक्लिप्स जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। What are major causes of floods in Punjab? In this article, we will discuss about natural disaster floods and flood management in India. Why news?
In Punjab state, which is home to more than 30 million people and one of India's key agricultural region, crops and livestock have been destroyed due to heavy rains and floods. पंजाब स्टेट जो कि मोर देन 30 मिलियन पीपल का होम है, इंडिया के लिए की एग्रीकल्चरल रीजन है। इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट में हैवी रेन्स एंड फ्लड्स की वजह से क्रॉप एंड लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एटलीस्ट 30 पीपल हैव डाइड एंड 3 लाख हैव बीन अफेक्टेड। पंजाब स्टेट के अंदर एटलीस्ट 30 पीपल डाइड हो चुके हैं एंड अबाउट 3 लाख पीपल अफेक्ट हुए हैं इन हैवी रेन्स एंड फ्लड्स की वजह से। What is flood? A flood is the overflow of a large amount of water on land that is usually dry, causing destruction and damage. फ्लड लैंड पर जब ओवर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज होता है, देन इस सिचुएशन को फ्लड कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी इंडिया ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड्स की वजह से इंडिया को क्या क्या लॉस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, सम रीजन्स ससेप्टेबल टू फ्लड्स लाई मोस्टली इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के ज्यादातर रीजन फ्लड्स अफेक्टेड होते हैं। नॉर्थन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, यूपी एंड बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश आर मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स। इंडिया के नॉर्थन स्टेट सच एज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी एंड बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट सच एज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये वो स्टेट है जहां पर ब्लड से रिलेटेड रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं। द कोस्टल स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुजरात आल्सो फेस ईयरली फ्लड्स। कुछ ऐसे भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, कोस्टल स्टेट सच एज ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तेलंगाना, गुजरात, जो ईयरली बहुत ज्यादा फ्लड्स फेस करते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, इंडिया में फ्लड्स के क्या क्या कॉजेज होते हैं। वेरियस नेचुरल कॉजेज, कॉजेज की अगर बात की जाए, कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं। नेचुरल कॉजेज, नंबर वन, हैवी रेनफॉल। द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया इज हैवी रेनफॉल, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर जो मॉनसून सीजन होता है इंडिया के अंदर, इस सीजन में हैवी रेनफॉल होता है और इस हैवी रेनफॉल की वजह से इंडिया के वेरियस पार्ट्स में फ्लड्स का कॉज बनता है। इंटेंस एंड इरेटिक रेनफॉल कैन एक्सीड द सोइल्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और ओवर ड्रेनेज सिस्टम लीडिंग टू फ्लड्स। इंटेंस एंड इरेटिक रेनफॉल की वजह से सोइल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ओवर हो जाते हैं और फ्लड्स इसकी वजह से लीडिंग होते हैं। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स मेल्टिंग, स्नो मेल्टिंग एंड ग्लेशियर्स इन माउंटेनस रीजन्स ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर कैन इंक्रीज रिवर एंड स्ट्रीम्स वाटर लेवल रिजल्टिंग इन डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। स्नो मेल्टिंग एंड ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से भी फ्लडिंग जैसे सिचुएशंस बन सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। नंबर थ्री, ओवरफ्लो ऑफ रिवर, व्हेन अ रिवर्स वाटर लेवल exceed its capacity due to excessive inflow from upstream, flooding can occur. As recent Yamuna River overflow due to heavy rains overwhelming the barrage in Delhi and causing flooding in several areas along the river. वाटर रिवर का जब वाटर लेवल एक्सीड होता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, देन वो फ्लड का रीजन बनता है। प्रेजेंट में यमुना रिवर के अंदर जिस तरह से हैवी रेनफॉल के बाद ओवरफ्लो हुआ वाटर का और दिल्ली के बैराज में ये ओवरफ्लो शो हुए, जिसकी वजह से दिल्ली के वेरियस रीजन्स में भी कुछ फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस देखी जा रही हैं। नंबर फोर, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स, cyclone and storms can generate strong winds and heavy rainfall, particularly affecting coastal regions. For example, cyclone Mekong in December 2023 caused intense rain and flooding that killed around 13 people. साइक्लोन और स्टॉर्म्स की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल जनरेट होता है और कोस्टल एरियाज इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिसंबर 2023 में साइक्लोन मेकोंग की वजह से इंटेंस रेनफॉल एंड फ्लडिंग जैसे सिचुएशन में अबाउट 13 पीपल का यहाँ पर डेथ हो गया। मैन मेड कॉजेज क्या क्या है। नंबर, अनप्लान्ड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स लीड टू फ्लड हैवोक ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड अर्बन सेंटर्स के आउटस्कर्ट में जो स्लम एरियाज एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये सब हैवी रेनफॉल के ड्यूरिंग फ्लड को लीड करते हैं। नंबर 2, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन फ्लड plains, river beds and encroachment of lakes and ponds can severely disrupt the natural flow of river. वाटर रिसोर्स का एनक्रोचमेंट हो गया है और इसकी वजह से भी
आज फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो फ्लड विलेन एरियाज के अंदर की जा रही है, रिवर बेड्स के अंदर एनक्रोचमेंट लेक्स का हो चुका, पोन्स का हो चुका है, ये सीवरली तरीके से नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को डिसरप्ट कर रहे हैं। नंबर 3, रैपिड कॉन्क्रीटाइजेशन। The rapid concretization due to use of asphalt and concrete has increased non-porous surfaces that do not absorb rainwater, leading to increased surface runoff. कॉन्क्रीट रैपिड कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से भी फ्लडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज जो अर्थ सरफेस है वो नॉन पोरस सरफेस में कन्वर्ट होता जा रहा है, जैसे रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है अर्थ के द्वारा, और सरफेस रन ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। As a result, during heavy rainfall, water accumulates quickly, affect the drainage system and contribute to localized flooding. Number 4, deforestation. Forests play a crucial role in facilitating groundwater recharge and absorption. Uh, Deforestation leads to reduced soil capacity to retain water, leading to greater surface runoff, which carry excess water into rivers and streams, raising the risk of flooding. डिफोरेस्टेशन की वजह से भी फ्लड जैसी सिचुएशन से बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट होंगे वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर रेनफॉल वाटर को अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इफ डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होगा, डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल की वाटर को रिटर्न करने की कैपेसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, और सरफेस रन ऑफ इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। Number 5, dams and barrages. These are built to manage water flow and generate hydroelectric power, but heavy rain and poorly managed reservoirs can pose significant risk. डैम एंड बैरेज जो बिल्ड किए गए हैं वो वाटर फ्लो को मैनेज करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए बिल्ड किए गए हैं, बट हैवी रेन एंड पुअरली मैनेज रिजर्वर्स की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क इनकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। Number 6, poor drainage system. In many urban areas, due to siltation and clogging by solid waste, drainage infrastructure is inadequate to handle heavy rainfall. Poorly designed or maintained drainage system can cause significant flooding even during moderate rain events. Uh, मैंने अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा सिल्टेशन एंड क्लॉगिंग की वजह से सॉलिड वेस्ट की वजह से ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और हैवी रेनफॉल के ड्यूरिंग वहाँ पर फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, improper urban planning and ineffective drainage solutions lead to water clogging in cities like Delhi. Number 7, climate change. Some human activities which contribute to climate change, altering weather pattern worldwide. कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वेदर पैटर्न वर्ल्ड वाइड अल्टर हुआ है इसकी वजह से। इंक्रीज टेम्परेचर कैन लीड टू मोर इंटेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, रेजिंग द पोटेंशियल फॉर फ्लडिंग इवेंट्स। Number 8, unsustainable mining practices. Various mining operations can disrupt the landscape, leading to soil erosion and sedimentation in nearby rivers. This sediment accumulation reduces the carrying capacity of rivers, while mining activities can alter natural drainage pattern, increase the risk of water accumulation. वेरियस माइनिंग ऑपरेशंस ये अर्थ के लैंडस्केप को डिसरप्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को लीड करते हैं, एंड नियर बाय रिवर्स में सेडिमेंटेशन को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये जो सेडिमेंटेशन एक्यूमुलेशन है ये वाटर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। माइनिंग एक्टिविटीज नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न को अल्टर करते हैं, रिस्क ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन को इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वाटर एक्यूमुलेशन बढ़ सकता है। सॉल्यूशंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? नंबर 1, स्ट्रक्चरल मेजर्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम, ILR. ILR aim at linking different surplus water of the country with deficient rivers so that the excess water from surplus region could be diverted to deficient region. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम का मेन एम सरप्लस रिवर वाले रीजन से डेफिशिएंट रिवर वाले रीजन तक वाटर को डाइवर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड इज क्रूशियल फॉर द वाटर सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। नंबर ऑफ स्टोरेज रिजर्वर्स।
These are artificial structures designed to store excess water during high flow period and release it during low flow period. स्टोरेज रिजर्वर्स भी फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। स्टोरेज रिजर्व्स आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सेस वाटर को ड्यूरिंग हाई फ्लो पीरियड ये कलेक्ट कर सकते हैं एंड लो फ्लो पीरियड के टाइम पर इन्हें रिलीज किया जा सकता है। दे कंजर्व वाटर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सप्लाई। स्टोरेज रिजर्वर्स जो होते हैं ये इरिगेशन पर्पज के लिए, वाटर पावर जनरेशन के लिए, सप्लाई के लिए वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नागल डैम ऑन द सतलुज रिवर हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 9621 मिलियन क्यूबिक मीटर एडिंग इन फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन एंड इरिगेशन। एग्जाम्पल के तौर पर भाखड़ा नागल डैम जो सतलुज रिवर पर है, इसके स्टोरेज वाटर को स्टोरेज करने की कैपेसिटी 9221 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती है, पावर जनरेशन एंड इरिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट। During 2004, tsunami made people realize that mangrove can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities like storms, surge, and coastal flooding. कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट के अंडर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया 2004 में जो सुनामी आया था, उस सुनामी ने पीपल को रियलाइज करा दिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज में फ्लड के अगेंस्ट या सुनामी के अगेंस्ट काफी एक बैरियर का काम कर सकते हैं। मिस्टी इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन वाज लॉन्च्ड इन यूनियन बजट 2023-24। मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए 2023-24 बजट में मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट आर रेज्ड स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्फाइन water flow within channels or along river bank. They protect adjacent areas from flooding, increase river carrying capacity, divert excess water, provide access road and recreational areas. Number 5, water divergence. Divergence are structures that redirect water flow from one channel to another, and they reduce flooding by transferring excess water to less vulnerable areas or reservoirs, providing irrigation or drinking water to other regions. डाइवर्जेंस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर को वन चैनल से अनदर चैनल की तरफ डाइवर्ट करते हैं। इससे फ्लड जैसे जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है एंड एक्सेस वाटर जो है वो लेज वाटर वाले एरियाज में ट्रांसफर किया जा सकता है इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट डाइवर्ट वाटर फ्रॉम सतलुज एंड ब्यास रिवर टू द थर्ड डेजर्ट इन राजस्थान फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पर इंदिरा गांधी नेशनल कैनल प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज एंड ब्यास रिवर के वाटर को राजस्थान के थर्ड डेजर्ट में इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ट्रांसफर कर देता है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या है? नंबर 1, फ्लड इन फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। This system provide early estimate of approaching floods using meteorological and hydrological data. They facilitate timely evacuation of people and assist in reservoirs management and flood relief coordination. फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये पीपल को पहले से ही फ्लड से रिलेटेड एस्टिमेट्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे पीपल को इससे हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल वाटर कमीशन ऑपरेट a network of forecasting stations that issue daily flood alerts. Number of flood plain zoning. Flood plain zoning is a regulatory measure that control land use in flood prone areas based on vulnerability and promotes conservation of natural flood buffers like wetland and forest. For example, National Disaster Management Authority guidelines classify flood prone land into 4 zones: prohibited, restricted, regulated and free. Number 3, flood insurance. Flood insurance promotes financial compensation for flood related losses to individuals or groups who pay a premium. फ्लड इंश्योरेंस फ्लड रिलेटेड लॉसेज जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को होते हैं इन पीपल को फाइनेंशियल कंपेंसेशन इसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। It may reduce government relief burdens, encourage risk reduction measures, create a database for flood risk assessment. For example, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना provide crop insurance to losses due to flood and other calamities. एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर फ्लड एंड कैलमिटीज की वजह से जो भी एग्रीकल्चर लॉसेस हुए हैं उस क्रॉप को इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं लॉस के लिए। नंबर 4, फ्लड अवेयरनेस. फ्लड अवेयरनेस एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू रेज अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस कैपेबिलिटीज, फोस्टर अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेसिलियंस अमंग कम्युनिटीज। पीपल को फ्लड से रिलेटेड अवेयर करना होगा, उन्हें फ्लड से रिलेटेड प्रिपेयर्ड के लिए अवेयरनेस कैंपेन उनके लिए हमें स्टार्ट करना होगा, पीपल को एजुकेट करना होगा।
For example, NDMA conduct awareness campaign and training program focused on flood management in India. एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये फ्लड से रिलेटेड पीपल को अवेयर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करती हैं सो दैट इंडिया में फ्लड मैनेजमेंट को बूस्ट किया जा सके। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। Government has launched rupees 72,000 crore Great Nicobar Island Mega Infrastructure Project in Andaman and Nicobar Island। गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके लिए अबाउट 72,000 करोड़ का बजट सेट किया गया। बाद में इस बजट को इंक्रीज कर दिया गया। दिस प्रोजेक्ट इज एक्टिवली मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट ऑनगोइंग कंसर्न एंड स्क्रूटिनी रिगार्डिंग इट्स पोटेंशियल इकोलॉजिकल एंड ट्रैवल इम्पैक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ कंसर्न रेज किए गए थे बिकॉज इस प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल एंड ट्रैवल इम्पैक्ट के जो भी कंसर्न है उसको स्क्रूटिनी नहीं किया गया। बट ये जो प्रोजेक्ट है अभी ऑनगोइंग है। द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप हैव आल्सो अपोज्ड द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट ने इसको अपोज किया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और ट्राइबल राइट्स ग्रुप ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अपोज किया था। वेयर इज ग्रेट निकोबार एंड विच आर द कम्युनिटी लिविंग देयर। ग्रेट निकोबार कहाँ है और कौन कौन सी कम्युनिटी वहाँ लिविंग करती है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। द ग्रेट निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इट इज अ पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो दैट कंप्राइजेस 600 odd आइलैंड। ग्रेट निकोबार ये अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो का पार्ट है। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो के अंदर अबाउट 600 odd आइलैंड है। इन्हीं आइलैंड में से एक ग्रेट निकोबार आइलैंड है जो कि सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का। It is hilly and covered with lush rainforest. Rainforest occur 3,500 mm annually. ग्रेट निकोबार एक हिली एरिया है एंड लस रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। रेनफॉल यहाँ पर एनुअली 3,500 mm होता है। न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज। द रेन फॉरेस्ट एंड बीचेज होस्ट न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज सच एज जायंट लेदरबैक टर्टल, निकोबारीज मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैक एंड निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड द निकोबार ट्री स्ट्रू। ग्रेट निकोबार के अंदर जो रेन फॉरेस्ट एंड बीचेज हैं, इन रेन फॉरेस्ट और बीचेज में न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पर मिल जाएंगे सच एज जायंट लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैक एंड निकोबार क्रैक ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री स्टू भी यहाँ पर मिल जाएंगे। एरिया इट एन एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर विद मैंग्रोव एंड पैंडन फॉरेस्ट अलोंग इट्स कोस्ट। इस आइलैंड पर अबाउट 910 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और मैंग्रोव एंड पैंडन फॉरेस्ट यहाँ पर कोस्टल एरियाज में मिल जाएंगे। टू ट्राइबल कम्युनिटीज द सेम्पोन एंड निकोबारी, ये टू ट्राइबल कम्युनिटीज जो यहाँ लिविंग करती है। सोम्पेन कम्युनिटी अराउंड 250 इन टोटल मोस्टली लिव इन द इंटीरियर फॉरेस्ट एंड आर रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सोम्पेन कम्युनिटी में अबाउट 250 पीपल हैं जो कि इंटीरियर फॉरेस्ट में लिविंग करते हैं। दे आर प्रीडोमिनेंटली हंटर गैदरर एंड आर क्लासिफाइड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विद इन द लिस्ट ऑफ एसटी। ये जो कम्युनिटी है ये हंटर गैदरर कम्युनिटी है और एसटी लिस्ट के पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंडर इन्हें इंक्लूड किया गया है। The Nicobarese community practice farming and fishing. It has two groups. The Great Nicobarese around 450, Little Nicobarese around 850. निकोबारी कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो फार्मिंग एंड फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं। इनके टू ग्रुप हैं, ग्रेट निकोबारी जिनका अबाउट 450 नंबर है, लिटिल निकोबारी जिसमें अराउंड 800 पीपल हैं, 850 पीपल हैं। व्हाट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेट किया गया है वो क्या है। ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑल्सो कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जाना है। अ पावर प्लांट यहाँ पर बनाया जाना है। टाउनशिप भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का प्लानिंग है। The project is to be implemented by the government undertaking called the Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation. What are the benefits of this project? इस प्रोजेक्ट का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर वन, allow Great Nicobar to participate in the regional and global maritime economy by become a major player in cargo transshipment. ग्रेट निकोबार
इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है। कार्गो ट्रांसशिपमेंट में ग्रेट निकोबार एक मेजर प्लेयर के तौर पर राइज हो सकता है। नंबर ऑफ बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी। द proposed airport will support the growth of maritime services and enable Great Nicobar Island to attract international and national visitors, which boost sustainable tourism activity. एयरपोर्ट यहाँ पर बनने के बाद मैरीटाइम सर्विसेज में ग्रोथ होगा, साथ ही ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इससे सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी काफ़ी हद तक बूस्ट हो सकती है, यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट नोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस रीजन में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया है। In 2021, the Indian government denotified 2 wildlife sanctuaries to make Bay of project। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया। नंबर ऑफ द गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर ऑफ द मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गवर्नमेंट रिलीज्ड a national maritime turtle action plan that lists Galathea Bay as a marine turtle habitat in India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान भी रिलीज किया है। इस प्लान के अंडर गैलेथिया बे को मैरीन टर्टल हैबिटेट डिक्लेयर किया गया है। Galathea Bay, one of the world's largest nesting site for the giant leatherback turtle, the transshipment terminal is expected to be developed here। ट्रांस ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो बनाया जाना है वो गैलेथिया बे के अंदर बनाया जाना है। गैलेथिया बे जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए एक वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। Both leatherback turtle and the Nicobar megapod are listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, the highest level of protection for wild animal under Indian law। लेदरबैक टर्टल एंड निकोबार मेगापोड को शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर लिस्ट किया गया है। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये इंडियन लॉ में वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन गिवन करने के लिए हाईएस्ट लेवल का लॉ है। वाई इज देयर ऑपोजिशन ऑफ निकोबार प्रोजेक्ट। इस निकोबार प्रोजेक्ट का लोग ओपोजिशन क्यों कर रहे हैं? नंबर, इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ ट्राइबल राइट्स। इकोलॉजिकल कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा हो सकता है एंड ट्राइबल राइट्स का यहाँ पर वायलेशन हुआ है। नंबर टू, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। द प्रोजेक्ट रिक्वायर अ डाइवर्जन ऑफ अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड फेलिंग ऑफ अराउंड 10 लाख ट्रीज। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को डाइवर्जन करना पड़ेगा। अबाउट 10 लाख ट्रीज को यहाँ पर फेलिंग करना होगा। नंबर 3, थ्रेट ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज। As Sompen have had little contact with the outside world, they have not yet developed immunity to infectious disease। सोम्पेन कम्युनिटी का जो पीपल है उनका वर्ल्ड के अदर एरिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और इन पीपल के अंदर अभी तक इन्फेक्टियस डिसीज के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। सोम्पेन कम्युनिटी के लोगों में अगर आउटर वर्ल्ड के पीपल से इन्फेक्टियस डिसीज ट्रांसफर हो जाते हैं देन इन पीपल को ट्रीट करना डिफिकल्ट हो सकता है। नंबर 4, दिस प्रोजेक्ट हैव नॉट असेस्ड अर्थक्वेक रिस्क। द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, a seismically active region that experiences several earthquakes throughout the year। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो जो है वो रिंग ऑफ फायर के ऊपर लोकेटेड है और सेवरल अर्थक्वेक यहाँ पर एक्सपीरियंस किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट द रीजन हैज एक्सपीरियंस्ड क्लोज टू 500 क्वेक ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में इस रीजन के अंदर अबाउट 500 क्वेक फील किए गए हैं। दिस एरिया इज इन कैटेगरी 5, द जियोग्राफिकल जोन विद द मोस्ट सेस्मिक हजार्ड। अर्थक्वेक के हिसाब से देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो कैटेगरी 5 में आता है जो डेंजर हो सकता है।